स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से बैक बेंचर स्टडी पॉइंट में। मेरा नाम है आकाश और आज हम देखेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 का ए, जो कि है मौलिक कर्तव्यों के ऊपर, जो कि नागरिकों के लिए दिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। पिछली वीडियोस में हमने पार्ट 1, 2, 3 और 4 को डिस्कस किया हुआ है। आर्टिकल 1 से लेके 51 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पार्ट 4 का ए पढ़ेंगे, जिसकी जो कि आर्टिकल 51 ए के तहत बना हुआ है और इसके अंदर मौलिक कर्तव्य जो हैं वो दिए हुए हैं और कहाँ से ये आया, कैसे इसकी शुरुआत हुई, इसका पूरा बैकग्राउंड से लेके और फिर हमारे कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं हम उधर तक इसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 ए, जिसका सब्जेक्ट क्या है, मूल कर्तव्य, यानी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो पार्ट 4 ए के अंदर दी हुई हैं। जो हमारे मौलिक कर्तव्य होते हैं उनको क्या होता है कि कोई अप्लाई नहीं करता, यानी ज़बरदस्ती आप किसी से अप्लाई नहीं करवा सकते। जैसा कि मैंने आपको पार्ट 4 में भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व वो बताए थे, वो क्या थे, राज्य के कर्तव्य थे। तो कर्तव्यों को आप ज़बरदस्ती लागू नहीं करा सकते और इसके लिए कोई भी दंड का प्रावधान नहीं है, यानी कि अगर आप इसको मानते नहीं हैं तो आपके लिए कोई भी दंड का प्रावधान जो है वो नहीं है। किस में दिया हुआ है, ये है आर्टिकल 51 ए के अंदर। ठीक है, 51 तक हमने पीछे डिस्कस किए हुए हैं और इसमें सिर्फ एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 51 ए, जो कि अलग पार्ट में है, पार्ट 4 ए के अंदर। अब देखते हैं इसका सोर्स कहाँ से लिया हुआ है। ये रूस के संविधान से लिया हुआ है, जिसको हम पहले यूएसएसआर बोला करते थे, क्योंकि रूस तो 1991 के बाद आया है, उससे पहले ये यूएसएसआर था। तो हमारे कहाँ से लिया हुआ हमने, ये यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। नेक्स्ट, नॉट मैंशनड इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो हमारा मूल संविधान था उसमें ये शामिल नहीं था। यानी जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, जब इसको लागू किया गया, तब हमारे जो मौलिक कर्तव्य, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, वो मूल संविधान के अंदर शामिल नहीं की गई थी। इसको बाद में शामिल किया। तो कब किया गया था, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। ठीक है, कब जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। अच्छा, अब इसको जोड़ा क्यों गया, सबसे पहली बात तो ये कर लेते हैं। जोड़ा गया तो क्यों जोड़ा गया, क्या ज़रूरत थी, इसकी आवश्यकता ही क्यों पड़ी। तो बात क्या थी, इंदिरा गांधी के शासनकाल में 1967 से 70 और 70 से 77 2 बार इनका शासनकाल जो है वो रहा लगातार। तो 70 से 77 के बीच में क्या हुआ, 1975 के अंदर, जैसा कि आप सब अगर जब पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे, 75 के अंदर पंजाब में दंगे भड़क गए थे। पंजाब में आंतरिक अशांति के चलते 75 से लेके 77 तक इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने नेशनल इमरजेंसी को घोषित कर दिया था, यानी आपातकाल लगा था। कौन सा, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी थी। आपातकाल भी बहुत तरीके के होते हैं, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पहले भी ये समझ लीजिए कि खाली कौन सा आपातकाल लगा था, रेड नेशनल इमरजेंसी थी, यानी कि ये राष्ट्रीय आपातकाल था। कब लगा था, 75 से लेके 77 के बीच में लगा था। किसके शासनकाल में लगा था, इंदिरा गांधी के शासनकाल में लगा था। क्यों लगा था, पंजाब के अंदर सिख दंगे जो थे वो भड़क गए थे, पंजाब में आंतरिक अशांति फैल गई थी। उसके बाद क्या हुआ, 1975 में ही एक सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, जो सरदार स्वर्ण सिंह थे ये रिटायर्ड जज थे सुप्रीम कोर्ट के, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये कौन थे, रिटायर्ड जज थे सुप्रीम कोर्ट के। क्या हुआ, इनके अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई, सरदार स्वर्ण सिंह समिति जिसको हम कहते हैं। इनका क्या उद्देश्य था, क्यों गठित की गई थी, कि मूल कर्तव्यों को आपको निर्धारित करना है। किसको, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी जो गठित की गई थी, उनका काम था कि मूल कर्तव्यों को ये निर्धारित करेंगे। ठीक है, फिर क्या हुआ, इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। ये कमेटी गठित की गई 1975 में और इन्होंने रिपोर्ट दी कब, 1976 में। 76 में इन्होंने क्या करा था, जब इन्होंने रिपोर्ट दी तो 8 मूल कर्तव्यों को इन्होंने निर्धारित किया था। अपनी जो भी सूझबूझ से, समझ से 8 मूल कर्तव्यों को उन्होंने निर्धारित किया, जिसमें से 7 जो थे वो एक्सेप्टेड कर लिए गए और जो एक था उसको अनएक्सेप्ट कर दिया गया, यानी जिसको मना कर दिया गया, और जो 7 थे उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। तो कौन सा जो था, जो एक्सेप्ट नहीं किया गया, वो था टैक्सेशन, यानी कर देना। कर देना किसी का कर्तव्य नहीं हो सकता, क्योंकि कर जो है वो राष्ट्र की आय होती है एक तरीके से। तो अगर मान लीजिए कर हम कह दें कि वो मौलिक कर्तव्य है,
तो ऐसे तो हो सकता है आधे लोग टैक्स ही ना दें, आधे से ज़्यादा लोग टैक्स ही ना दें, हो सकता है पूरे ही ना दें, और कुछ लोग दे भी दें, तो राष्ट्र की जो आय है, जो एक मूल स्रोत है आय का, वो हमारा ख़त्म हो जाता। इसलिए इस मौलिक कर्तव्य को, इसको कर्तव्य ना मानकर ये हमारी कानूनी वो जिम्मेदारी बना दी गई कि भाई ये कर तो देना ही देना है, इसको कंपलसरी कर दिया गया, कर तो टैक्स जो है वो तो देना ही देना है। फिर अब जो 7 एक्सेप्ट किए गए थे, इसमें क्या करा गया, 3 और जोड़ दिए गए, और कुल मिला के ये 10 मूल कर्तव्य 1976 में लागू कर दिया गया। ठीक है, कब किए गए, 1976 में। कितने थे, 10 मूल कर्तव्य। ठीक है, मौलिक कर्तव्य। 7 जो थे वो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के थे, और 3 जो थे वो इसमें और एडिशनल जोड़ दिए गए थे, तो टोटल मिला के 10 कर दिए गए। तो 1976 में 10 मूल कर्तव्य थे, और आज के टाइम पर अगर हम देखें तो ये 11 हैं। तो एक जो जुड़ा वो कब जुड़ा, जाहिर सी बात है जब इसमें 11 हैं तो एक जुड़ा होगा कहीं ना कहीं बाद में, 1976 के बाद। तो एक कब जुड़ा था, 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जो एक और मौलिक कर्तव्य था उसको जोड़ दिया गया। क्या था वो 11वां मौलिक कर्तव्य, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर 6 to 14 ईयर्स चाइल्ड। ठीक है, मतलब मुफ्त और निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा किस किस के लिए, 16 से 14 साल की उम्र के बच्चों के लिए। ठीक है, अच्छा ये जो प्रोविज़न है, जो प्रावधान ये है, जो कि हमारा 11वां मूल कर्तव्य है, ये कहाँ कहाँ पर है, हमने पीछे पढ़ा था आर्टिकल 21A के तहत ये फंडामेंटल राइट है, किसका, बच्चों का। यानी बच्चों का ये अधिकार है कि उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। आर्टिकल 21A के तहत ये बच्चों का राइट है। आर्टिकल 45 के तहत ये राज्य का कर्तव्य है कि वो 6 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है वो प्रदान कराए। और आर्टिकल 51A जो फंडामेंटल ड्यूटी है, जो हम ये पढ़ रहे हैं, जो 11वां मूल कर्तव्य है, ये पेरेंट्स की ड्यूटी है कि वो अपने बच्चे को अनिवार्य शिक्षा जो है वो दिलाएं। क्योंकि कई बार जो गरीब परिवार होते हैं वहाँ पे आय की कमी के कारण बच्चों को छोटी उम्र से ही काम पर लगाया जाता है। एक वर्किंग हैंड कॉन्सेप्ट होता है। वर्किंग हैंड कॉन्सेप्ट दरअसल हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। उसमें क्या होता है, जैसे एक गरीब परिवार है तो उसमें 2 बच्चे हैं जो लड़के हैं, लेकिन उनकी उम्र अभी कम है। अब बाप जो है उसको इतना, मतलब उसकी इतनी आय नहीं है कि वो अपने परिवार का घर खर्चा वगैरह चला सके। तो क्या होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ये सोचते हैं कि बच्चों को भी अगर काम पे लगाएं तो 3 जने अगर कमा कर लाएंगे तो घर का जो खर्चा पानी है वो चल जाएगा। इसी तरह अगर उससे भी कमी पड़ती है तो वो और जनसंख्या बढ़ाने की सोचते हैं, जिससे कि उनके परिवार की जो आय है वो पूर्ति हो सके, उनके घर का खर्चा जो है वो चल सके। इसी को कहते हैं वर्किंग हैंड कॉन्सेप्ट। यानी जितने भी काम करने के जो हाथ हैं वो जितने ज़्यादा होंगे, उनके खर्चा जो है वो उतनी आसानी से चल पाएगा, उतनी जो उनकी आय है वो बढ़ जाएगी। तो वर्किंग हैंड कॉन्सेप्ट की वजह से जनसंख्या जो है वो बढ़ती है। तो इसीलिए जो फंडामेंटल ड्यूटी है, इसलिए माँ बाप का एक कर्तव्य बना दिया गया। कर्तव्य है, माँ बाप कराएं नहीं कराएं वो उनके ऊपर है, लेकिन उनका एक कर्तव्य बना दिया गया कि बच्चे को जो अनिवार्य शिक्षा है वो दी जाए। अब देख लेते हैं 10 मूल कर्तव्य जो हमारे हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, पहला क्या है, देश के संविधान का आदर करें और देश के राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और झंडे का आदर करें। ठीक है, जैसे कि हमारे देश में नसीरुद्दीन ओवैसी, अगर आपने कभी करंट अफेयर्स में या कभी न्यूज़ वगैरह पढ़ी होगी या डिबेट्स वगैरह देखी होंगी, तो उसमें ओवैसी नाम के एक व्यक्ति हैं। ये सज्जन क्या करते हैं, ना हमारे संविधान को मानते हैं, ना राष्ट्रगान, ना राष्ट्रगीत, और ना ही ये झंडे का सम्मान करते हैं। तो ये क्या है, एक तो पहली बात तो हमारे मौलिक कर्तव्य है, इसलिए हम उनके खिलाफ़ कुछ भी कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये मौलिक कर्तव्यों में है। अगर लेकिन ऐसा क्या है, नहीं होना चाहिए। हमें हमारे देश के संविधान की, हमारे राष्ट्रगान की, हमारे राष्ट्रगीत की, झंडे की जो है वो आदर करना चाहिए। ये हमारा पहला मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल राइट्स, मूल कर्तव्य जिसको हम कहते हैं। दूसरा क्या है कि स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में रखना चाहिए। यानी जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं हमारे, जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता के लिए
राष्ट्रीय आंदोलनों में जिन्होंने भाग लिया, जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, हमें उनको क्या करना चाहिए, अपने हृदय में उच्च स्थान, उनके उच्च आदर्श जो थे उनको हृदय में रखना चाहिए। तीसरा क्या कह रहा है कि भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखना चाहिए, यानी किसी भी तरह की अलगाव की भावना जो है आपके अंदर नहीं आनी चाहिए, ये आपका मौलिक कर्तव्य है। ठीक है। चौथा है देश की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। ठीक है। नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो आपको नॉर्मल समझ में आ रही होगी। तो देश की रक्षा करने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। पांचवा है कि भारत के सभी लोगों में समान भाव और समरसता होनी चाहिए, यानी एक दूसरे के प्रति घृणा, ईर्ष्या, ये लोग जो क्रोध वगैरह है ये सब नहीं होना चाहिए। एक दूसरे के प्रति हमें समान भाव होनी चाहिए और जातिगत भेदभाव भी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि समान भाव होना चाहिए और समरसता, यानी कि लगभग सबको एक समान समझो और सबको एक जैसी नज़र से देखना चाहिए। छठा मूल कर्तव्य है कि हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और परीक्षण करें, यानी जो हमारा इतिहास रहा है, हमारी जो गौरवशाली परंपराएं रही हैं, हमारा जो कल्चर है, हमें उसको नहीं भूलना चाहिए, उसके महत्व को समझना चाहिए और उसको अपने दिलों में बसाकर आज के टाइम पे भी उसका पालन करना चाहिए। तो हमें कभी भी कोई भी राष्ट्र जो है अपने देश की अगर संस्कृति भूल जाता है तो वो क्या होता है, गुलाम हो जाता है। जैसे कि अंग्रेज़ों के टाइम पे हमने हुआ था, हमने क्या करा था, अपनी पहचान, अपनी संस्कृति को भुला दिया था, जिसकी वजह से अंग्रेज़, जो मुट्ठी पर अंग्रेज़ थे, वो हमारे ऊपर डोमिनेट करके राज करके चले गए। तो कभी भी कोई भी देश अपनी संस्कृति से अगर पीछे हटेगा तो वो बर्बाद होना तय है, उसका कोई भविष्य नहीं है। सातवां मूल कर्तव्य क्या कहता है कि हमारे प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है। हमारे पेड़ पौधे, जो हमारे जंगल वगैरह हैं और जो हमारा बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता है, जो जंगल में इकोसिस्टम है, उसको क्या करना चाहिए, हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए, उसको बचा के रखना चाहिए। लेकिन क्या कर रहे हैं, पेड़ काट के घर बना देते हैं, कॉलोनियाँ बस जाती हैं। कभी भी आपने अपने आसपास कभी सुना होगा जहाँ आपका घर है आज, तो वहाँ कई लोग ये कहते हैं कि बेटा आज से इतने साल पहले हम यहाँ रहते थे, इतना पुराना मकान लिया है, यहाँ पहले पूरा जंगल था, कोई भी नहीं था, धीरे धीरे वहाँ कॉलोनी बस गई। तो क्या हुआ, आपने क्या करा, अपने प्राकृतिक जो पर्यावरण है उसकी क्या करी, ह्रास कर दिया, उसको काट पीट के बराबर कर दिया। आठवां क्या कहता है, अपने अंदर के जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसको अपनाना चाहिए और मानवतावाद को अपनाना चाहिए, यानी हर किसी से मानव की तरह व्यवहार करना चाहिए। और अपने अंदर जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, यानी हर चीज़ को एक साइंटिफिक प्रैक्टिकली वे में देखना। हमेशा ये नहीं जैसे आजकल बाबाओं के चक्कर में लोग रह रहे हैं कि चमत्कार है, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ये कर लो, टोटके कर लेते हैं कि चौराहे पे ये गिर आओ तो भूत उतर जाएगा। तो इन सब चक्करों में ना बनकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए अपने अंदर हर एक चीज़ को लेकर। कुछ भी चीज़ अगर आप समाज में देख रहे हैं अपने आसपास, उसमें आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। और मानवतावाद, यानी कि हर किसी से मानव की तरह व्यवहार करना चाहिए, ना कि कई लोग क्या करते हैं, टॉर्चर वगैरह करते हैं लोगों को, तो वो मानवतावाद का व्यवहार नहीं है। हर किसी को मानव का दर्जा दिया जाना चाहिए। नौवां क्या कहता है कि देश की सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। जैसा कि आज हम मणिपुर में देख रहे हैं, जो मैती और कुकी जो जनजातियां हैं, ये क्या कर रही हैं, इनके अपने जो आंदोलन है, जो इनके अपना विरोध है, उसके ज़रिए उन्होंने क्या करा, खूब तोड़ फोड़ मचाई है। जैसा कि आज हम अगर दिल्ली में देखें, दिल्ली में अभी 2-3 दिन पहले क्या हुआ, मुहर्रम के टाइम पे मुसलमानों ने, हरियाणा में भी देखा गया, उत्तर प्रदेश में भी देखा गया, कई जगहों पर इन्होंने सार्वजनिक संपत्तियों को जलाया, तोड़ा फोड़ा, सब कुछ करा। तो ये हमारा क्या है, मौलिक कर्तव्य है, लेकिन हम किसी को भी छोड़ नहीं सकते इस मामले में। तो हमारा एक मौलिक कर्तव्य है कि जो सार्वजनिक संपत्ति है, बस ट्रेन वगैरह ये सब, कई छात्र आंदोलन वगैरह होते हैं तो वो क्या करते हैं, जो उसमें बसें ट्रेनें वगैरह जला देते हैं, इधर उधर दुकानों में आग लगा दी, तो ये सब नहीं करना चाहिए। 10वां मौलिक कर्तव्य हमारा क्या कहता है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में उत्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करना चाहिए, यानी जो आपका इंडिविजुअल लेवल पर हो या आप किसी भी सोसाइटी में, किसी ग्रुप में हो, तो आपको हमेशा उत्थान की सोचनी चाहिए, अपने उत्कर्ष की सोचनी चाहिए, यानी कि अपने ग्रो की सोचनी, कि आप ग्रो करो, अपने आप को हमेशा ग्रो करने पर ध्यान देना चाहिए, ना कि इधर उधर की चीज़ों पर।
क्योंकि आप ग्रो करोगे, ऐसी सोच अगर सब में आई तो धीरे धीरे जैसे जैसे अगर इंडिविजुअल अपना अपना विकास करेगा, कोई भी एक व्यक्तिगत आदमी सिर्फ अपना विकास करेगा तो देश का विकास ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये हमारा 10वां मौलिक कर्तव्य है। तो वीडियो इतनी है। अभी हमने देखा कि पार्ट 4A के अंदर हमने मौलिक कर्तव्य को देखा कि कैसे ये बने, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी वगैरह कैसे बनी, कैसे गठित हुई, क्या हुआ, क्यों हुई, सब कुछ देखा। क्या हमारे मौलिक कर्तव्य कितने थे, कितने बढ़ गए, किस में क्या दिया हुआ। 11 के 11 मौलिक कर्तव्य मैंने आपको बता दिए, 10 ये रहे और 11वां मैंने आपको ये वाला बता दिया था। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में पार्ट 5 के साथ। पार्ट 5 में अब हम जो है डिस्कस करेंगे एक एक करके सारी चीज़ों को। अब जो मेन पार्ट है वो आने वाला है। अब तक नॉर्मल चीज़ें थी जो नॉर्मली समझ में आ रही थी। अब पार्ट 5 में हम देखेंगे जो हमारा संघीय पालिका है, जो कार्यपालिका वगैरह है, ये सब देखेंगे। प्रेसिडेंट के बारे में देखेंगे कि प्रेसिडेंट के कौन कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है, उसकी क्या क्या पावर्स दी हुई हैं, कैसे उसको हटाया जाता है, कैसे उसका अपॉइंटमेंट होता है, उसको क्या क्या दिया जाता है, सारी चीज़ें प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट की, प्राइम मिनिस्टर की, ऐसे सब की हम धीरे धीरे देखते हुए चले जाएंगे। तो अब आगे आने वाले